एक्सरसाइज का मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक करते हैं ना। बताया था आपको बायलैटरल एक्सरसाइज होता है, मल्टीलैटरल होता है। फॉर्म भरा रेलवे का? हाँ भर दिया? कोई बात नहीं, भर देंगे। 10 बढ़ जाएगा तो फिर फॉर्म नहीं फिल हो पाएगा, ठीक है, कर लेना। नेक्स्ट बताओ, अभी पीएम मोदी किस कंट्री के विजिट पे थे? ऐसा करने वाला पहला पीएम है इंडिया का। देखो, पीएम मोदी becomes the first prime minister of India. PM Modi becomes the first prime minister of India to make an official visit to कहाँ पे क्या लिखा है? ठीक है, बस वन लाइनिंग है। दूसरा लिखो, ऑस्ट्रेलिया became first country to score highest rating पावर प्ले in T20। पावर प्ले में किसी भी कंट्री के द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और किसके अगेंस्ट बनाया है? यदि वो भी पूछे तो लिख देना स्कॉट। ठीक है, क्रिकेट तो सब देखते ही हो कितना। नेक्स्ट लिखो, अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी will be established by a tribal university will be established by Maharashtra government। ट्राइबल क्या होता है? जो जनजाति होती है, जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, उनको लोग ट्राइबल होते हैं। A tribal university will be established by Maharashtra government। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक, देखो, विच कंट्री बिकेम द 101st member of ISA? Which country became the 101st member of ISA? In International Solar Alliance। Solar इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री 101st हुआ है। आप बताओ, मैं 101st बता देता हूँ। आप 100 बताओ, मैं 101st बता देता हूँ। ठीक, 100 कौन सा है? और 99 कौन है? क्लियर?
तो आप 99 को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 100 फर्स्ट एंड 100 को याद करो। तो आप ये बताओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किसने किया? फॉर्मेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड व्हिच टू कंट्रीज हैड फॉर्म द ISA? उठा लो इमोजी तूने लगाया है स्पेशल वाला। चलो मैंने जितना चेक मत कर, मैं पूछ नहीं रहा। हेडक्वार्टर बताओ। देखो जो हिंट देता हूँ, किसी भी इंटरनेशनल अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में, पहला हेडक्वार्टर इसी का है इंडिया में। इसके अलावा किसी भी इंटरनेशनल अलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में नहीं। या इंटरनेशनल अलायंस बोल लो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, इंडिया में किसी का भी हेडक्वार्टर नहीं, केवल किसी का हेडक्वार्टर नहीं। कहाँ पे? हरियाणा। हरियाणा कहाँ आता है? इंडिया में। और जो ISA का फॉर्मेशन हुआ है इन दो कंट्री ने किया है, एक तो इंडिया हो गया और एक फ्रांस। ठीक है, इंडिया और फ्रांस, इन दो कंट्रियों ने मिल के ISA बनाया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्लियर? नेक्स्ट लिखो। हाँ लिख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, अदरवाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इंडिया में। ठीक है, चलो। और मुझे ये बताओ कि इंडिया कितने इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव शेयरिंग बाउंड्रीज विद नेपाल? लिखो, डोंट लुक, तो लिखते जाओ। ऐसे बोला मेरे को 3:30 बजे छोड़ने, और मुझे जो पढ़ाना हो 4:30 बजे तक चलेगा, सबके लिए कॉमन है। तो 3:30 बजे चले जाना, फोटो खींच लेना भाई। उसके बाद सुबह पैसे स्ट्रीम पढ़ाऊंगा। हाँ देखते हैं, तो अभी जो बताऊँ वो सबके लिए कॉमन है। बताओ वर्ड, इसका नाम ही वर्ड 2 हफ्ते बाद मिल रहे हैं, सबको भूल गया। How many Indian states have sharing the border with Nepal? बताओ, आपके सामने मैप भी लगा हुआ है, चलो मैप भी देखते बता दो। हाँ बताओ, आइडिया उसमें वाले वर्ल्ड मैप पे नहीं दिखेगा, नीचे वाला मैप है। मैं बोलूं 5 बताओ ना, सही बोला? अच्छा, और हरियाणा, नहीं वेस्ट बंगाल, और अरुणाचल, ने 3 बताए। अच्छा, पहला लिखो उत्तराखंड, दूसरा लिखो यूपी, थर्ड वन लिखो बिहार, फोर्थ वन लिखो सिक्किम, एंड लास्ट वन लिखो वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये भी बताओ, which state have passed the अपराजिता bill? Which state have passed the अपराजिता bill? अपराजिता बिल नाम सुना है? पहली बार सुन रहे हो? मतलब तुम ज्यादा खाए इसका। वेस्ट बंगाल, ठीक है, लिख लो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पास द अपराजिता बिल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पास, समझ गए? जो अभी वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है ना,
उसी को लेके ये बिल पास हुआ है। अभी हुआ था उसमें क्या बहुत जल्दी 15 दिन के अंदर ही एक्शन लेने के लिए कुछ न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, ऐसा ही कुछ था। आप लिख लो, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव पास द अपराजिता बिल। अपराजिता बिल, ठीक है। ये अपराजिता बिल क्या है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ ना, उसी से रिलेटेड, ठीक है। यदि ऐसा प्रूफ होता है तो विद इन 10 डेज के अंदर आपको ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा बिल में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जीएसटी रेट ऑन, जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी रेट ऑन कैंसर मेडिसिन, जीएसटी रेट ऑन कैंसर मेडिसिन has been reduced from 12% to 5%. तो अतुल ये बताओ जीएसटी के कितने स्लैब हैं? 4, सही बोला। 2 तो आपके सामने, 5, 12, 18 एंड 28, 4 स्लैब है। क्लियर? तो ये जीएसटी जो कैंसर मेडिसिन पे क्या है, 12% से 5%, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आपको बताना है which committee introduced to implement GST in India. कमेटी होता है ना, कमेटी बनाए जाते हैं, जो अपने रिकमेंडेशन देती है, उनके बिहाफ पे भी गवर्नमेंट काम करती है, आरबीआई काम करती है। तो कमेटी का नाम बताना है, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, उसका नाम था विजय केलकर। क्या नाम था? विजय केलकर कमेटी। मैं भी भूल गया, क्या बोला? विजय, अच्छा नाम विजय केलकर में लिख दिया। अब एक बात बताओ कि जीएसटी ऑप्ट करने वाला पहला कंट्री कौन है? फ्रांस। जीएसटी ऑप्टेड बाय फ्रांस फर्स्ट है, मतलब पहला कंट्री है फ्रांस। और जीएसटी बैंड बाय फर्स्ट कंट्री, ठीक है। फर्स्ट कंट्री ऑप्टिंग जीएसटी, फर्स्ट कंट्री ऑप्टिंग जीएसटी इज फ्रांस। नेक्स्ट नीचे लिख लेना जीएसटी बैंड बाय मलेशिया, जीएसटी बैंड बाय मलेशिया। जीएसटी में कितने नंबर होते हैं? 27। यदि इसका फुल फॉर्म होगा तो होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट। कितना होता है? नेक्स्ट, असीम दास गुप्ता was the first chairman of Asim Das Gupta was the first chairman of the GST bill structure. Bill structure. Bill, B-I-L-L.
इंडिया में पहला स्टेट कौन है जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था? इंडिया में स्टेट नहीं, इंडिया स्टेट में बोल रहा हूँ, कंट्री नहीं बोल रहा हूँ, स्टेट। इंडिया किस स्टेट ने सबसे पहले जीएसटी को अप्लाई किया था? ऐसे 28 नाम ले लो, कोई तो सही हो। और लास्ट स्टेट अभी यूटी हो गया, ठीक है, ब्रैकेट में आप यूटी लिख सकते हो, करंटली यूटी। पहले ये स्टेट। इंडिया में कितने प्रकार के जीएसटी हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी कृष्णा? 4। मैं तो इसका नाम ही भूल गया, मैं तो इसको कृष्णा समझ रहा था। हर्षद नाम है ना? हाँ, देखो 2 हफ्ते में ऐसे ही होता है। क्या मैंने बोला था क्वेश्चन? कितने टाइप के? हाँ, जीएसटी कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से आता है ना आपको? ये जो आपने लिखा है कि कैंसर मेडिसिन पे 12% to 5% रेट कम किया, ये किसने किया? Who will take the decision? हाँ? नहीं, जीएसटी काउंसिल। कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल हेडेड बाय कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर। और जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं वर्ष? कितने होते हैं भाई? हाँ, काउंसिल में 4 ही होते हैं। तभी हुआ था, नहीं तो नहीं हुआ था। कब हुआ था? 16 में शायद। कितने बजे हुआ? 9 के बाद, 9 साढ़े 8 बजे। कितने बजे? भाई 7:30 बजे। 7:30 देख कितने बजे से? 7:30 बजे से शायद पूछता है। आ रहा था तो पता चला। फाइनेंस मिनिस्टर अभी सामने का तो बात क्या कहाँ देख रहे? हाँ, बताओ कितने मेंबर्स होते हैं? ये छोड़ के गया था ना 33। वाह, पास हो जाए, पीछे वाले ने बताया। और 33 मेंबर्स कहाँ से आते? हाँ, हर एक स्टेट को, हर एक स्टेट। बढ़िया, ठीक है ना? बताया हूँ, नहीं बताया हूँ? बढ़िया। तो ये 33 मिनिस्टर में एक आपका एफएम हो जाता है, ठीक। आपका एफएम हो गया। दूसरा क्या होता है? यूनियन स्टेट मिनिस्टर, स्टेट एफएम। उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री। तो 2 हो गए। कितने स्टेट्स हैं? हर दिन गलत बोलता है। कितने स्टेट्स हैं? 28। तो 28 स्टेट्स के कितने हो गए एफएम, ठीक। अब चौथे में कौन आएगा? 3 यूटी। ऐसे यूटी जिसके पास क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। कितने यूटी हैं?
देखो अभी हम ज्यादा पढ़ लेना, आना पड़ेगा। अभी बच्चे लड़कों से भी उम्मीद ही नहीं करते, लड़कों से भी उम्मीद नहीं करते, लड़कियों से उम्मीद करते, क्योंकि लड़कियां अच्छी क्वेश्चन मतलब उनका दिमाग सही चलता है। 8 है ना, 8 में से मैंने केवल यहाँ पे 3 लिखा है। वैसे यूटी जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जहाँ पे सीएम बनेगा, तो आप जब सीएम बनेगा तो एफएम भी होगा। तो कितने हो गए टोटल, जोड़ लो, हुए जोड़ो ना। जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं, 33। और ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, तू जल्दीबाजी में तू जल्दी जल्दी करेगा ही। और यदि आपसे पूछा जाए कि जीएसटी किस बिल से लाया गया था, नंबर ऑफ बिल या जीएसटी के कौन सा बिल मेंशन किया गया था, मन ज्यादा सोचो। 22nd बिल, कौन सा बिल है, 127। और किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, 101st अमेंडमेंट एक्ट। ये अमेंडमेंट क्यों किया गया था, बताओ बच्चों, इसकी नीड क्यों पड़ी अमेंडमेंट की, बिकॉज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर रहे थे, किसमें, जीएसटी में। जब हम अपने संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ता है। क्लियर। तो अभी जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो अमेंडमेंट आएगा, समझ जाना। एक को रिप्लेस करने के लिए यदि मुझे कोई दूसरा बिल लाना है तो उसमें अमेंड करना पड़ेगा। गॉट इट, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, देखो, व्हेन इज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। देखो यदि जिसको भी एग्जाम निकालना है, बी सीरियस, ठीक है, उसको करंट अफेयर्स में थोड़ा सा कमांड करना पड़ेगा। स्टैटिक तो मैं आपको गिन गिन के बता दूंगा, बैंकिंग वालों कि वहाँ से पढ़ लेना, आपका बैंकिंग हो जाएगा। लेकिन आप मार कहाँ खाओगे, करंट अफेयर्स, ठीक है। इसको सेलिब्रेशन मत लिख लेना, ठीक। ये आता है आपका 10 सितंबर। और किसी भी एग्जाम के लिए क्लियर करना, आपको रेलवे निकालना है, एसएससी निकालना, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी एग्जाम, क्योंकि सबसे ज़्यादा डराता भी है, धमकाता भी है और एलिमिनेट भी करता है करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक जीके सबके लिए एक ही है, हो सकता है सभी लूशन पढ़ रहे हो, हो सकता है सभी हरियाणा की बुक पढ़ रहे हो, क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, इसका थीम लिख लो, थीम लिखो, चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ सुसाइड, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। अरुण गोयल, अरुण गोयल नाम लिखा, has become the, Arun Goyal has become the next ambassador of India to which country। इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यदि किसी ने पढ़ा हो तो मेरे को बता देना। हिंट ये है कि रिसेंटली किस कंट्री ने यूरो को एज ए करेंसी ऑप्ट किया है, समझा। जिस भी कंट्री का नाम लोगे वो आंसर होगा, बस वो सही होना चाहिए कंट्री। उसका नाम है, तो मैं समझ गया, नहीं पढ़ा आपने, उसका नाम है क्रोएशिया, क्या नाम है, क्रोएशिया। तो अरुण गोयल किस कंट्री के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, क्रोएशिया का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इसी में लिख लेना, क्रोएशिया recently opted opted euro as a currency।
मिला? ठीक। आप बताओ इंटरनेशनल करेंसीज कितनी है? नो आइडिया। आप बताइए। करेंसीज समझते हो ना? इंडियन रुपीस लाइक कितने हैं? नंबर बताओ, फिगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके ओनली 5 कितने? 5। अभी तुम लोग ना पढ़ नहीं रहे हो घर पे, ऐसे काम नहीं, मजा नहीं आएगा। एक तो मैंने आपको बता दिया, 4 और बताओ। और बताओ कौन कौन कहाँ कहाँ है? नहीं, इंटरनेशनल करेंसीज 5 ही हैं, ठीक है? 5 ही है। ये आपको यूरोपियन कंट्री का, यूएसडी अमेरिका का, पाउंड यूके का, स्कॉटलैंड का, येन जापान का और ये चाइना का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप लोग घोड़ा नहीं बन लो इन टर्म्स ऑफ पढ़ने। नेक्स्ट देखो, वेयर was India's first silicon carbide facility? Silicon carbide facility, हाँ? Yes, ठीक है। Inaugurated. सिलिकॉन कार्बाइड फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो उसका आंसर क्या है? उड़ीसा। यदि स्टेट आपसे पूछेगा तो उड़ीसा, प्लेस पूछेगा तो भुवनेश्वर। कैपिटल किसकी है? तो उड़ीसा के सीएम का क्या नाम है? वो इज द सीएम ऑफ उड़ीसा, मोहन चरण मांझी। बोल नहीं रहा तुम लोग, कौन है? मोहन चरण मांझी। ये आपसे पूछेगा नहीं, बट आपको याद होना चाहिए। उड़ीसा के रिस्पेक्ट में कुछ और बताता हूँ मैं आपको। मोहन चरण मांझी इज द सीएम ऑफ द उड़ीसा। उड़ीसा में एक पगोड़ा है, जैसे आपका गोराई में पगोड़ा है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ब्लैक में, एक व्हाइट। तो ब्लैक पकोड़ा किसको बोलते हैं, व्हाइट पकोड़ा किसको बोलते हैं? हिंट देता हूँ आपको। G20 कहाँ हुआ था? अभी इंडिया में। नेक्स्ट ब्राजील होगा। मोदी साहब किस इमेज के सामने खड़े होकर हाथ मिला रहे थे? नहीं मालूम, ज्यादा। ब्लैक पकोड़ा बोलते हैं कोणार्क सन टेम्पल, क्लियर? एंड व्हाइट पकोड़ा बोलते हैं जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। ठीक है, दोनों टेम्पल वही है ना? याद करो। हाँ, दोनों याद करके रखना। ब्लैक पकोड़ा कोणार्क, व्हाइट पकोड़ा जगन्नाथ टेम्पल, क्लियर? और ये तो आपको उड़ीसा चल रहा है ना, और उड़ीसा में ही आपको क्या मिलता है? चिल्का लेक। और ये चिल्का लेक क्या है? फर्स्ट रामसार साइट इन इंडिया, क्लियर? और ये जो चिल्का लेक है या उड़ीसा की जो मेन नदी है उसका क्या नाम है? महानदी। और महानदी पे कौन सा डैम है? बोलो। हीरा डैम। और इस हीराकुंड डैम को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थन डैम। ठीक है, अर्थन डैम का मतलब होता है जो इनिशियली मिट्टी पेड़ पौधों से मिला के बनाया गया। ठीक है,
अभी बच्चों को ऐसे बताया था उड़ीसा का फेस्टिवल के बारे में और उसके एसएससी के एग्जाम में आ गए 2 नंबर काम। तो क्या बताया था कि उड़ीसा का एक फेस्टिवल है उसको बोलते हैं नुआखाई। क्या? नुआखाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक फेस्टिवल है रजा फेस्टिवल। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोनों। आपका नाम क्या बोल गया मैं? मल्लिका। ठीक है। उड़ीसा का क्लासिकल डांसर क्या नाम है? नहीं आता। अभी पीछे घूमेगा तो मारूंगा। देखो 3:30 बजे जाना है ना तो जा सकता है। जो और पढ़ाऊंगा आप फोटो ले लेना। गणपति विसर्जन है क्या? फिर दही हांडी को नहीं सर जा रहा सर। बताओ। चलो आपको और इजी कर देता हूँ। इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? 8। कौन कौन से? कुचिपुड़ी, 1 मिनट सब लोग लिखो। उड़ीसा का तो मैं बता देता हूँ। उड़ीसा की ओडिसी, ठीक है। और कितने क्लासिकल डांस है? 8। आपने बताया कौन सा? कुचिपुड़ी। आप लोग बता हर्षद। दूसरा ये तो आपके सामने लिखा उड़ीसा, ओडिसी, उड़ीसा से आता है, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख लो भारत नाट्यम। ये कहाँ से आता है? तमिलनाडु। और भारत नाट्यम का दूसरा नाम जो कि एसएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है, भारत नाट्यम का सेकंड नेम देसी अट्टम। क्या बोलते हैं उसको? थर्ड वन बताओ। कथक। कथक फ्रॉम यूपी। फिर आया कथकली। फिर आया कुचिपुड़ी। फिर आया मोहिनी अट्टम। फिर आया सत्ता। मोहिनी अट्टम या मोया चाहिए INI अट्टम YATTAM। 1 2 3 4 सही लिखा ना सब। 1 2 4 गायब कर दिया आप। आप लोग बोले भी नहीं मणिपुरी। हाँ यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ सही कर दो। 4 5 6 7 8। नहीं नहीं नो इधर कोई सीक्वेंस नहीं है, बस आपको जैसे भी याद हो जाए। तो मणिपुरी और उड़ीसी तो आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा, मणिपुरी फ्रॉम द मणिपुर, कथक फ्रॉम यूपी, कथकली फ्रॉम द केरला और मोहिनी अट्टम आल्सो फ्रॉम द केरला, ठीक। एंड कुचिपुड़ी फ्रॉम द आंध्र प्रदेश, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनिशियल इसलिए आपको मालूम नहीं है। हुआ। नेक्स्ट देखो 8 क्लास का डांस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो विच कंट्री। हाँ हुआ। सतारिया यस से डबल टी वाई आर ए। मैं कैपिटल लिखना चाहिए था थोड़ी। मैं सोचा मैं खुद पढ़ूं। हाँ विच कंट्री विल होस्ट द
Which country will host the second Asia Pacific? Which country will host the second Asia Pacific Ministerial Conference on Civil Aviation? Ministerial Conference on Civil Aviation. आंसर लिखो इंडिया। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेचर। क्या नाम है? नेचर। और नेचर ने बोला कि इंडिया वाले इतने अच्छे हैं कि वो लोग सुन के बहुत खुश हो गए। इंडिया इतना अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूटेंट कौन कर रहा है? इंडिया। ठीक है, समझा? सब सब्जी भाजी जो लेके आते हो प्लास्टिक में उसके बाद फेंक देते हो। ठीक है, तो लिखो नेचर ऑर्गेनाइजेशन। नेचर लिखो, नेचर ऑर्गेनाइजेशन नेचर ऑर्गेनाइजेशन published a report dash India is the largest plastic pollutant country in the world. Clear? Plastic pollutant country in the world. तो आज के बाद प्लास्टिक और यूज करना। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यदि आप उसको जमीन के नीचे दबाओगे तो प्लास्टिक खत्म नहीं होता है। उसको जलाने की भी कोशिश करोगे तो प्लास्टिक छोटे फॉर्म में हो जाता है, बट खत्म नहीं होता है। और प्लास्टिक केम फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इससे आता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वेयर डिड पीएम मोदी inaugurate the सेमिकॉन इंडिया 2024 एक्सपो? बस आप इसका आंसर सोचो क्या होगा। मैं मुझे मालूम नहीं। ठीक है, आंसर ग्रेटर नोएडा। सेमिकॉन का मतलब क्या हो गया? सेमीकंडक्टर। क्या हो गया? सेमीकंडक्टर। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री कौन है सेमीकंडक्टर का? ताइवान। ठीक है, तो अभी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये आंसर कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा। क्लियर? ठीक है, इसका थीम भी लिख लो। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। Shaping the semiconductor future। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दोनों लास्ट टाइम आया नहीं था, क्वेश्चन ज्यादा हो। अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च, अंडरलाइन कर लेना। अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च, एक मिनट ना। अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च, अंडरलाइन कर लेना। अकॉर्डिंग टू काउंटर पॉइंट रिसर्च
Which is the world's second largest (5G) smartphone market? Which is the world's second largest इंडिया 5G स्मार्टफोन मार्केट? इंडिया। पहले पे कौन है? चाइना। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया? इंडिया लिखना सेकंड, आपका आंसर क्या है? इंडिया। ठीक है, इंडिया और ब्रैकेट में रिप्लेस्ड यूएसए, और फर्स्ट में कौन है? चाइना। एक और लिखो, हाउ मेनी पीपल, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं इस प्रॉब्लम। हाउ मेनी पीपल have been awarded the Florence, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवार्डेड द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड? कितने लोगों के अवार्ड है और किसने दिया है? बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। 15। कितने? डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, आपका जो प्रेसिडेंट है करेक्ट द्रौपदी मुर्मू। कितने लोगों को मिला है? 15 लोगों। और ये किस सेक्टर में काम करने के लिए मिलता है? किसके लिए मिलता है? नर्सिंग के लिए। लिख लो, इन द सेक्टर ऑफ नर्सिंग। नेक्स्ट लिखो, where was the quad conference held in September 2024? ये एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज हैं? पहले वो बताओ, यदि किसी को मालूम है तो। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, 4 ही हुआ। पहले पे कौन? कोई भी आ सकता है, मतलब 4 कंट्री, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार का जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया उसका क्या नाम है? इसी तरह मैं कभी आपको जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में बता दूंगा, आप लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। क्वाड में कितने हैं? 4। हाँ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, बजट 2024। बजट 2024 24 में जो बजट आया ना, कौन लाया था? आपको FM निर्मला सीतारमण। ठीक, तो लिखो बजट 2024, हेडिंग डाल के नीचे लिखना फोकस ऑन 4 ग्रुप्स, फोकस ऑन 4 मेजर ग्रुप्स, फोकस ऑन 4 मेजर ग्रुप्स। आप लोग बताओ कौन कौन से ग्रुप पे फोकस करें? अच्छा, और एम्प्लॉयमेंट, पहले को अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब हो गया फार्मर्स। दूसरा लिखो गरीब, गरीब का मतलब हो गया पुअर। तीसरा लिखो युवा,
युवा का मतलब आप जानते हो यंग। एंड चौथा लिखो वुमेन्स को क्या बोलते हैं? महिलाएं। महिलाएं इंग्लिश में लिखना है वुमेन्स। बजट में इसी में लिखा तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। ठीक, तो बजट में एस्टिमेट्स आता है। चलिए आप इसका फोटो ले लेना, अपना बैग भी नहीं पहचान रहा है। फोटो ले लेना। बाय सर। चले, तो जो बजट होता है, अभी मैं आपको बजट तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बजट जो अपन पढ़ते हैं तो बजट में दो पार्ट होता है, एक होता है आपका रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह यहाँ पे भी है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, तो जो रिसिप्ट होता है वो कमाई होता है, इनकम होता है, और जो एक्सपेंडिचर होता है वो खर्चे होते हैं। तो बजट क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर का कैलकुलेशन, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है और कितना इनकम वो जनरेट करने वाली है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट सरप्लस भी होता है, बजट डेफिसिट भी होता है। यदि आपका इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर है तो बजट क्या हो गया? सरप्लस। और यदि एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन इनकम हो गया तो बजट क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर? तो जो नेगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट बजट, और जो प्लस होता है उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस। तो इस बार का जो बजट है उसमें कितना एस्टिमेशन किया गया है? क्या किया गया है? एस्टिमेशन। लिखो बजट एस्टिमेशन, बजट एस्टिमेशंस। बजट एस्टिमेशन 2024-25। बजट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन है, ये तो एस्टिमेट्स भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2024-25 क्यों लिखा? क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की बात है। तो इसके अंदर में लिखो टोटल रिसीप्ट्स, ठीक है? टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग, टोटल रिसीप्ट्स अदर देन बोरोइंग 32.07 लाख करोड़। 32.07 लाख, ऐसे मत लिखना 000 करके, डजंट नीड। ठीक है, ऐसे 32.07 लाख करोड़, ये हो गया रिसिप्ट्स। रिसिप्ट का मतलब इनकम। नेक्स्ट देखो टोटल एक्सपेंडिचर, $48.21 लाख करोड़। 48.21 लाख करोड़। ठीक, नेक्स्ट लिखो नेट टैक्स रिसिप्ट, नेट टैक्स रिसिप्ट 25.83 लाख करोड़। 25.83 लाख करोड़। ये जो टैक्स होता है ना, उसी से गवर्नमेंट की इनकम होती है। जो अपन टैक्स देते हैं ना, वो रिसिप्ट के अंदर आता है। रिसिप्ट आपको बताया दिया क्या है? आपका इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4.9% ऑफ जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो द बजट आल्सो
The budget also focus on employment, skilling, MSME. MSME इसको नहीं समझता होगा तो फुल फॉर्म लिख सकता है MSME का, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मिडिल क्लास। इतने लोगों को इस बजट में मेनली फोकस करने का काम करेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो फाइनेंशियल एलोकेशन। अभी फाइनेंशियल एलोकेशन का मतलब, यदि गवर्नमेंट की इनकम 1 रुपया है, मान लो 1 रुपए का कहाँ पे शेयर जा रहा है, ठीक, समझ आया? तो फाइनेंशियल एलोकेशन के नीचे लिखना एक्सपेंडिचर। लिखा। अब इसी एक्सपेंडिचर के आगे आप लिखते जाओ कहाँ पे ये पैसा जाने वाला है। पहले लिखो इंटरेस्ट पेमेंट, %19। नेक्स्ट लिखो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, %16। पहले 19 लिखा था ना, 19 ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%, सब्सिडीज %6, डिफेंस 8%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 9%, state share of taxes and duties, state share of taxes and duties 21%, pension 4%, and other expenditure 9%। ये तो हो गया कि आपका 1 रुपये कहाँ खर्च होगा, क्लियर। अब ये 1 रुपये कहाँ से गवर्नमेंट कमाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो नेक्स्ट हेडिंग डाला रेवेन्यू। नॉन टैक्स रिसिप्ट 9%, non-tax receipts 9%, non-tax capital receipts, non-tax receipt 9%, non-tax capital receipts 1%। ये नॉन डेब्ट क्या होता है, डेब्ट तो समझता कर्ज होता है, नॉन डेब्ट का मतलब
जब, चलो मैं आगे बताऊँ, अभी बता दूँ, बोलो बता देता हूँ, लिख लो कहीं साइड में। नॉन डेप्ट का मतलब होता है रिकवरी ऑफ लोन्स। क्या होता है? रिकवरी ऑफ लोन्स एंड डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको क्या बोलते हैं? नॉन डेप्ट रिसीट। पैसा भी मिल जाएगा, कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लो कस्टम 4%। कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज पे लगाया जाता है, दैट्स कॉल्ड द कॉर्पोरेशन टैक्स। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18%। यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी 5%। यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी 5%। इनकम टैक्स 19%। borrowing and other liabilities, borrowing and other liabilities 27%। क्लियर? तो यहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाएगा और एक्सपेंडिचर में खर्चा करेगा। अब ये जो पैसा कमाएगा खर्च भी करेगा, लेकिन कहाँ पे ज्यादा खर्च करेगा वो लिखना। हेडिंग डालो मेजर एक्सपेंडिचर, मैं जैसे लिखो एक एक्सपेंडिचर इन ऑन मेजर आइटम्स। एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स, कहाँ पे ज्यादा खर्चा करेगा? एक्सपेंडिचर ऑन मेजर आइटम्स। तो आप लोग के हिसाब से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्चा करेगा गवर्नमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई? वही हो गया डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यदि चाइना अटैक कर देगा तो क्या करोगे? डिफेंस। फर्स्ट लिखो डिफेंस। 6.22 लाख करोड़, ऐसे लिखना 6.22 लाख करोड़। और ये पिछले साल के बजट से ज्यादा है। कितना ज्यादा वो मैं लिखवा देता हूँ, देखो दिस इज हायर, दिस इज हायर 4.79% देन फाइनेंशियल ईयर 23-24। 2023-24 का जो बजट था उससे इतना परसेंटेज का बजट ज्यादा है। नेक्स्ट लिखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट 2 करोड़ 2,65,800 CR या 2.65 लाख करोड़ लिखो। नेक्स्ट देखो एनर्जी, हाँ 800। नेक्स्ट लिखो एनर्जी 1.51 लाख करोड़।
1.51 लाख करोड़। तीन हो गया। नेक्स्ट लिखो रूरल डेवलपमेंट, 68,780 CR, 68,780 CR। नेक्स्ट देखो एग्रीकल्चर, 1.51 लाख करोड़, 1.51 लाख करोड़। फिर देखो एजुकेशन, 1.18 लाख करोड़, या 1.18 था या 1.25 देखो, 1.25 लाख करोड़। एंड लास्ट लिखो रेलवे, 2,78,500 CR, 2,78,500 CR। नेक्स्ट लिखो आईटी एंड टेलीकॉम, 1.16 लाख करोड़। बहुत है। इसमें आप डिफेंस याद कर लेना, रूरल याद कर लेना, एग्रीकल्चर कर लेना और रेलवे बस। 1.16 लाख, ठीक है, 16। नेक्स्ट लिखो स्टार बना के, 1 month salary of up to 1 month salary of up to 15,000 to be provided in 3 installments to first time employee. 1 month salary of up to 15,000 to be provided for first time employee as registered in the EPFO, as registered in the EPFO। यदि आप जॉब करने जाओगे, ठीक है, और यदि आपका पहली बार जॉब लगा है और उसमें से आपका पीएफ कटना स्टार्ट होता है, तो गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपीज देगी हर 3 महीने के लिए, ठीक। तो 45,000 रुपीज आपके पास आ जाएंगे और आप एंजॉय करना, ठीक है। तो लिखा है ना फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय। यदि आपने कहीं जॉब किया है और आपका पीएफ अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको ये नहीं मिलेगा। क्लियर? ईपीएफओ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट 9 बजट प्रायोरिटीज, 9 बजट प्रायोरिटीज अंडर विकसित भारत। 9 बजट प्रायोरिटीज अंडर विकसित भारत। कौन कौन से प्रायोरिटीज को गवर्नमेंट इस बार के बजट में टारगेट कर रही है? पहला लिखो एग्रीकल्चर, ऐसे लिखो प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। सेकेंड लिखो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, स्किल डेवलप करेंगे। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। थर्ड लिखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट,
एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट लिखो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। फिर लिखो अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन और रूरल सब समझते हो ना? हाँ, अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट लिखो एनर्जी सिक्योरिटी। नेक्स्ट वन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट लिखो इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन लिखो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये विकसित भारत अभी कहाँ पे थीम बनाया गया था? 15 अगस्त पे जो आपका इंडिपेंडेंस डे था, वहां पे भी इसका थीम क्या था आपका? विकसित भारत। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, हेडिंग स्टार बना के लिखना हेडिंग। टोटल एलोकेशन ऑफ 3 लाख करोड़ टोटल एलोकेशन ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीज for scheme to women and girls। नेक्स्ट लिखो फिर प्रधानमंत्री जनजातीय, लिखो मैं उन्नत ग्राम अभियान। जनजाति का मतलब क्या हो गया? ट्राइबल पब्लिक। ठीक है, जो आदिवासी आप लोग बोलते हैं ना, वो। इसके नीचे लिखो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल फैमिलीज। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल फैमिलीज covering 63,000 villages, covering 63,000 villages and benefiting covering 63,000 villages and benefiting 5 crore tribal people। नेक्स्ट लिखो 100 ब्रांचेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। 100 branches of Indian Post Payment Bank to be set up in northeastern region, northeast region। ठीक है, तो आपने लिखा ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक,
ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है? जो पेमेंट बैंक आपको बताया है मैंने, जो आपको केवल सेविंग डिपॉजिट्स लेगा और एटीएम और डेबिट कार्ड देगा। ना ये पेमेंट बैंक आपको लोन देगा और ना ही आपको क्रेडिट कार्ड देगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो, मुद्रा लोन्स। The limit of mudra loan under Tarun category, the limit of mudra loan under Tarun category, Tarun category has been increased from 10% to from 10 lakh to 20 lakh, from 10 lakh to 20 lakh। तो अभी हम लोग ये आगे पढ़ेंगे बैंक में मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा में 3 कैटेगरी आता है, कौन कौन सा? 3। तो आपने एक लिखा है तरुण, लिखा ना? जो पहली कैटेगरी आती है उसको बोलते हैं शिशु, और जो दूसरी कैटेगरी आती है उसे बोलते हैं किशोर। जो शिशु होता है उसमें अप टू 50,000 मिलता है, जो किशोर होता है उसमें 50,000 से 5 लाख मिलता है, और इसमें जो 5 लाख से 10 लाख मिलता था, अब इसी 10 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया है? 20 लाख। क्लियर है? तो मुद्रा लोन मिलता किसको है? एमएसएमई। किसको? एमएसएमई, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम। नेक्स्ट लिखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीज, इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीज अंडर पीएम आवास योजना 20। आवास रहने के लिए घर, अंडर पीएम आवास योजना 20। जो आपको महाड़ा वहाड़ा आता है जिसमें आप लोग कूपन डालते हो घर, तो पीएम आवास योजना के अंदर मिलेगा। तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 10 लाख करोड़। ठीक है, क्या लिखेगा फिर से बोलो? अंडर 10 लाख करोड़ रुपीज पीएम आवास योजना 20। हाँ लिखो, कॉमा, टू कंप्लीट हाउसिंग नीड्स, टू कंप्लीट हाउसिंग नीड्स ऑफ 1 करोड़ to complete the needs of 1 crore middle and lower class families। नेक्स्ट लिखो, अभी गांव में जितने खेत हैं उसका भी नंबर अलॉट करेगा। ठीक, तो लिखो, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसको बोलेंगे ULPIN, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसको बोल सकते हैं दूसरा नाम भू आधार। क्या बोल सकते हैं? भू आधार, भूमि का जो होता है ना कागज बोल सकते हैं उसी के लिए, और भू आधार फॉर लैंड्स। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया partner with private sector
for research and development of Bharat small reactor module. Bharat small reactor module, comma, to set up Bharat small reactors, to set up Bharat small reactors to produce nuclear energy. To produce nuclear energy. तो न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं? जो आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पे हीट जनरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूरेनियम। और जहाँ पे ये रिएक्टर होता है तो ये एनर्जी बनाया किसने? बनाया यूरेनियम ने। तो यूरेनियम की वजह से जो हीट बन रहा है या हीट जनरेट हो रहा है, उसको ठंडा करने के लिए क्या यूज करते हैं? उसको बोलते हैं हैवी वाटर। वाटर ही होता है और उसको क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज for eastern states under Puryodaya, लिख रहा हूँ मैं Puryodaya। पूर्वोदय डैश विकास भी एंड विरासत भी। विकास भी एंड विरासत। तो कौन कौन से स्टेट हैं जिसके लिए गवर्नमेंट अलग से ये करने वाला है? पहला लिखो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। दस मिनट नहीं, 10 सेकंड खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यदि आप कोई एग्जाम दोगे तो बजट आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने में आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब दो ही चीज बचा है बस। क्या बचा है? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। हम लोग समाप्ति की ओर। समाप्ति समझते हैं ना? खत्म किया। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स किसमें मर्ज किया गया? बताओ, आपका नाम भूल गया, कृष्ण क्या नाम है? सुधांशु। सुधांशु, बताओ इनडायरेक्ट टैक्स को किससे मर्ज किया गया? आप बताओ। नो आइडिया। आप बताओ। आप बताओ। पीछे का मन कर, पीछे का तो नहीं मैं। अरे अभी जस्ट तो बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स मर्ज इन द जीएसटी। ठीक है, लिखो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स लिखो। याद रखना कि जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज किया गया है। ठीक है, लिखो इसमें कस्टम ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर reduced by 6%. Custom duty on gold and silver reduced by 6%. And on platinum
6.5%। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर यदि बाहर से लाते हो तो उस पे अब 6% कम आपको क्या पे करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट लिखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी removed from ferrous, basic custom duty removed from the ferrous, comma nickel cathode लिख रहे हैं, nickel cathode and nickel cathode and ferronickel, sorry, and ferronickel, nickel cathode and ferronickel। नेक्स्ट लिखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पीवीसी, पीवीसी जानते हो, पॉलीविनाइल कार्बाइड, रबर पाइप बनता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पीवीसी फ्लैक्स बैनर, ये जो अभी देख रहे हो किसी को बैनर लगाया ना, फ्लैक्स बैनर, उस पे इंक्रीज फ्रॉम 10 to 25%। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट लिखो, डायरेक्ट टैक्सेस। रिवाइज्ड टैक्स स्लैब, रिवाइज्ड टैक्स स्लैब बताओ सुधांशु, जो डायरेक्ट टैक्स से कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा, आप पे करोगे। तो डायरेक्ट टैक्सेस के स्लैब के बारे में बताना है कि किस पे कितना टैक्स पे करना है। खाने पीने के सामान, डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, आपकी सैलरी पे लगेगा ना, आपके इनकम पे लगेगा। ठीक है, या आप बिजनेस करो तो भी, सैलरीड पर्सन हो तो भी। तो लिखो, पहला लिखो 0 to 3 लाख, नील, डैश करके लिखो नील, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा, नील। 0 से 3 लाख के बीच में आपकी सैलरी है, 0 तो कोई फिगर ही नहीं होता है। ठीक है, 0 से 3 लाख के बीच में तो आपको कितना पे करना है, 0। नेक्स्ट लिखो 3 लाख टू 5 लाख, नहीं एक मिनट ना, 7 लाख, यस, 3 लाख टू 7 लाख 5%, 7 लाख टू 10 लाख 10%, 7 to 10 लाख कितना लिखा, 10 लाख to 12 लाख 15%, 12 लाख to 15 लाख 20%, लास्ट वन लिखो मोर देन 15 लाख 30%। सोचो यदि किसी की सैलरी 16 लाख है पैकेज, तो उसको 30% क्या देना पड़ेगा, टैक्स, 4,80,000। बट उसमें 1.5 लाख वो क्या कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है ना, अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 80C। तो 4.5 लाख में 4.8 में से वो 1.5 माइनस करेगा तो अप्रॉक्स 3.3। तो
तो मतलब 30,000 रुपए हर महीने उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझा? आप पैकेज ले लो, एक्सेस पे कर दो। मतलब वो अपने घर पे अपने इनकम का केवल 70% लेके जाता है। कितना? 70%। पूरे महीने काम करो, 100 रुपए में से 30 रुपए दे दो किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। फिर 70 पर जो 70 रुपए लेके आते हो, उस 70 रुपए में आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ तो वहाँ पे 18% जीएसटी दो, मूवी देखने जाओ तो वहाँ 18% जीएसटी दो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे जीएसटी दो, आप यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे जीएसटी दो। समझा? गवर्नमेंट कैसे आपके हाथ से पैसा लेके चली जाती है और आपको। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर salaried employees from 50,000 to 75,000। दूसरा लिखो, डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन for pensioners enhanced from 15,000 to 25,000। 15 to 25,000। क्लियर? अच्छा, ऐसे आपसे पूछा जाए कि बजट में किन दो स्टेट को स्पेशल फंड अलॉट किया गया है? आंध्र प्रदेश, हाँ? बिहार। ठीक, याद रखना किसको? आंध्र प्रदेश और बिहार। एक इसमें लिख लो, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 15,000 crore rupees for infrastructure and Polavaram irrigation project completion। क्लियर? एक और provision of free electricity up to 300 units थोड़ा अभी बनाया है, जस्ट बनाया है। Provision of electricity up to 300 units. Provision of free electricity up to 300 units per month for 1 crore households under प्रधानमंत्री
सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त, मुफ्त मतलब फ्री लिख लो, फ्री लिख लो, मुफ्त क्या मैं ये भूल गया, मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उसके अंदर में कितना मिलेगा 300 यूनिट्स। ये था आपका कुछ बजट के की पॉइंट्स, ठीक। तो आप इसको पढ़ लेना, आंसर करने लगना, ज्यादा लिखा आप लोगों ने। चलो अभी लिखवाऊंगा नहीं, केवल आप ओरली बताओ। इंडिया किस कंट्री के साथ अपना टाइम जोन शेयर करता है? इंडिया का टाइम जोन कितना है बताओ? हाँ? और स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के पास कितने टाइम जोन है? एक ही है। मतलब पूरे इंडिया में एक ही टाइम रहता है ना। यदि गुजरात में 6 बज रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी 6 बज रहे होंगे, दिल्ली में भी 6 बज रहे होंगे। आप तो मोबाइल में सेटिंग करोगे तो लिखा रहता है GMT प्लस समथिंग प्लस 530 नॉट समथिंग, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया किस कंट्री के साथ टाइम जोन शेयर करता है? आपके पास मैप है, यू कैन प्रिफर। टाइम जोन, टाइम लैटिट्यूड से आता है कि लॉन्गिट्यूड से? अपन हिस्ट्री खत्म करने के बाद अब नेक्स्ट टाइम जो पढ़ेंगे फटाफट, अब उसका ज्योग्राफी पढ़ेंगे। टाइम जोन लैटिट्यूड से डिसाइड होता है कि लॉन्गिट्यूड से? ये आपका अर्थ है। तो कृष्णा ये क्या है और ये क्या है? विच इज लैटिट्यूड एंड विच इज लॉन्गिट्यूड? कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे बताओ यार, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? ये हॉरिजॉन्टल लाइन सब समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो इसमें कौन सा अपने को टाइम बताता है? वर्टिकल। कौन बताता है? वर्टिकल। ये आपका लैटिट्यूड है, ये आपका लॉन्गिट्यूड है। क्लियर? जो लैटिट्यूड होता है वो डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्टेंस। ये आपका 0 डिग्री हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री। तो 0 से 1 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस है? 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर। छोड़ो ये बोल डिटेल है, छोड़ो। मेरा क्वेश्चन बस इतना था कि इंडिया किस कंट्री के साथ अपना टाइम जोन शेयर करता है? किससे दिमाग लगा रहे हो? कॉमन सेंस यूज करो। श्रीलंका। किसने बोला? ये बढ़िया। लैटिट्यूड है ना, नीचे जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है ना। अभी देखो ये इंडिया है, अब लैटिट्यूड ऐसे ही तो जा रहा है। तो ये जो लैटिट्यूड नीचे जा रहा है, जो टाइम इंडिया में वही टाइम श्रीलंका में होगा अप्रॉक्स। क्लियर? और एक लैटिट्यूड 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में टाइम कितना लगता है? 4 मिनट। ठीक है, वो मैं जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे 4 मिनट आता है। ठीक है, इंडिया किसके साथ टाइम जोन शेयर करता है? श्रीलंका की कितनी कैपिटल है? 1 2 3 4 5 हाउ मेनी? 2। कौन कौन से? जयवर्धनपुरे कोट्टे। क्या है? जयवर्धनपुरे। इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डे कब होता है? इंडिया का शॉर्टेस्ट डे कब आता है एंड लॉन्गेस्ट डे कब आता है? बताओ बस। शॉर्टेस्ट डे तब आएगा जब ठंडी पड़ेगी और लॉन्गेस्ट डे कब आएगा जब गर्मी पड़ेगी। तो आप महीना बता दो। शॉर्टेस्ट जनवरी 25 दिसंबर को हम लोग बोलते हैं कि अब दिन बड़ा होना शुरू होगा। अच्छा उत्तरायण। 22 दिसंबर शॉर्टेस्ट डे इन इंडिया। क्या? 22 दिसंबर। और लॉन्गेस्ट डे 21 जून। ठीक है, ये याद रखना, जब तक हम आएंगे तब तक तो आएंगे। 21 जून को होता है जब हमारे यहाँ पे दिन सबसे बड़ा होता है।
आप बताओ हर्षद, इजी क्वेश्चन। इंडिया में सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है? हर जगह साथ होता है? नहीं, हर जगह साथ नहीं होता। अच्छा बताओ सबसे लास्ट में, आंध्रा में नहीं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे लास्ट में कहाँ होता है? गुजरात, ठीक है ना, गुजरात सबसे, और अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले। अरुणाचल प्रदेश में 4:30 बजे सनराइज हो जाता है और गुजरात में 6:30 बजे होता है, ठीक है। तो 2 घंटे का डिफरेंस है। यदि आप कभी देखना, अरुणाचल प्रदेश 4:30 बजे मॉर्निंग रहेगा, उसी समय 4:30 बजे गुजरात वाले सो रहे होंगे, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश वालों ने, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले ने भी बोला था कि हमारा एक डिफरेंट टाइम जोन होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी भी बनाया था, बट वो कमेटी की रिपोर्ट अभी रिकमेंड नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने बोला कि एक ही कंट्री में 2 टाइम जोन होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मुंबई में भी 11 बजे ट्रेन पकड़े और अगले दिन जब वहाँ पहुँच रहे हैं, अरे वहाँ भी 11 ही बज रहा है, ऐसे कैसे? ठीक है, जैसे रसिया में, तो रसिया का एरिया बड़ा है ना। चलो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छा बताओ, और इजी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का टेन्योर कितना होता है, टाइम पीरियड? 5 साल। सभी 5 साल बोलोगे ना? इंडिया 5 ही है, नहीं मेजॉरिटी के ऊपर किसमें होता है? मेजॉरिटी। यदि आज की गवर्नमेंट से नीतीश कुमार भाग जाए, दूसरी पार्टी जो है कौन सी है? चंद्रबाबू। यदि वो दोनों भाग जाए तो क्या मोदी पीएम रहेगा? क्लियर? तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन आ गया कि पीएम का टेन्योर क्या होता है, आप हम करके 5 साल में टिक करना। तो कोलिशन के टाइम ना, हाँ, कोलिशन की गवर्नमेंट लगे तो हाँ, एनी टाइम भी डिसॉल्व हो सकती है, इन एनी सर्कमस्टेंसेस। चलो एक और बताओ, पीएम ऑफ इंडिया, इसको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए इजी रहेगा। पीएम ऑफ इंडिया इज elected, B nominated, C selected, and D appointed। प्रधानमंत्री जो होता है भारत का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए प्रेफर करोगे? सिलेक्ट नहीं होता है, सिलेक्ट नहीं होता है। और क्वेश्चन? अपॉइंटेड अपॉइंटेड का है? अपॉइंट क्यों होगा भाई? अब बताओ। और सेलेक्टेड बोलते हैं, वो एक नॉमिनेटेड बोला, एक अपॉइंट बोला, तो सेलेक्टेड बोलते हैं। और कौन बचा फिर? इलेक्टेड। वो बताओ, लड़के तो बोल लिए इलेक्टेड, नॉमिनेटेड अभी कैसे हुआ? कैसे उन लोग की सरकार ही अपॉइंट करती है। हाँ? जो गवर्नमेंट है हम लोग नहीं अपॉइंट करते हैं, उन लोग के पार्टी वाले अपॉइंट करते हैं। यदि मैं बोलता एमपी ऑफ इंडिया तो वहाँ पर सिलेक्टेड तो नहीं समझ में आया ना? आप एमपी इलेक्ट करते हो, जब मोदी इलेक्शन लड़ने जाता है तो पीएम थोड़ी रहता हो, वो तो एमपी का इलेक्शन लड़ा ना। और उस एमपी में से कोई पीएम बन जाता है तो उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझा? तो याद रखना, ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। बट एक और बताओ, गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? ऑप्शन प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, पीएमओ प्रधानमंत्री ऑफिस एंड पार्लियामेंट। साथ बोला सब गलत। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट
ठीक है, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया, एसएससी में भी क्वेश्चन आया। गार्जियन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गार्जियन कौन होता है? सुप्रीम। ठीक है, ठीक, एक और बताओ, इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक, लाइक प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री पॉलिसी, प्रेसिडेंट भी है और वहाँ पे पार्लियामेंट भी है। तो यूके में कैसी गवर्नमेंट है जिसने हमारे ऊपर रूल किया है? वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होते, वहाँ पे तो वो होते ना, प्रेसिडेंट नहीं होते। हाँ, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम, मोनार्की होता है, राजा रानी वाला सिस्टम, बट वहाँ पे पीएम भी होता है। ठीक है, पीएम राजा या रानी, पर इंडिया में पीएम एंड प्रेसिडेंट। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है या ओरल है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है कि ओरल है? बट यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल है। क्लियर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? नहीं, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट? सज्जानंद सिन्हा। ठीक है, कौन था? आप मत देखो, सब लिखोगे आपको बाद में याद रखना, लेकिन सज्जानंद सिन्हा। और ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था? डॉक्टर बाबा साहब। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास करवाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको कुछ पूछना, आप बताओ। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र में कौन सी नदियां ओरिजिनेट होती है, रिवर्स? और कहाँ से? सही बोला, उसका नाम कहाँ से ओरिजिनेट होते होता? कृष्णा, महाबलेश्वर। और गोदावरी, गोदावरी, वो कहाँ से? गोदावरी त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, और किस रिवर को साउथ गंगा बोलते हैं? गोदावरी। और कौन सी रिवर लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है? ईस्ट फ्लोइंग। ईस्ट फ्लोइंग का मतलब, ये आपका इंडिया का मैप है, जो वेस्टर्न घाट पे ओरिजिनेट हो रही है वो किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ। बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप होगी, बे ऑफ बंगाल में गिरा, उसको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। कौन सी रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर? आंसर है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। 3 बता दिया आपको। अब भारत में कितनी हिमालयन रिवर्स हैं? आप बताओ कृष्णा। तो एमपीएससी का भी तो एग्जाम देना ना, तो थोड़ा तेज पढ़ो। कितनी रिवर्स हैं हिमालयन? और रिवर जानते हो जहाँ से पानी आता है पीने के लिए? एक तो आपकी गंगा है, सीधे बोल देना चाहिए था। दूसरा आपने बोला ब्रह्मपुत्र, और तीसरा इंडस। कितना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस। और इंडस की कितनी ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां? 5। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रवि, व्यास। कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रवि, व्यास। ठीक है, अभी थोड़ा और पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। समुद्र है, समुद्र से एक लोटा तुम लोग पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, समझता है ना?
भी है से बाहर की हाँ? यहीं पे साइन करती है। ठीक है, ये तो आपकी हो गया बजट खत्म आज। ठीक है, और अगली बार से हाँ नहीं, ये बजट 24 का है केवल। वैसे जब हम बजट पढ़ेंगे, बजट में बहुत से कंपोनेंट्स आए हैं कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लेके आती है, बेसिकली वो बजट का कंपोनेंट्स है। ये तो मैंने आपको केवल बजट 24 का फीचर्स बताया है कि बजट 24 में कितना है। चलो आपके लिए क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन देखो। In financial year 24-25 budget, in financial year 24-25 budget, Government of India targeted how much fiscal deficit? How much फिस्कल डिफिसिट। तो आपको बताना है कि इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना टारगेट किया है फिस्कल डिफिसिट का। ठीक, आपको मैं मोटा मोटा बता दिया फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, जब बजट आपका माइनस है। और बताओ, आज का प्रवचन यहीं तक खत्म। ठीक, नेक्स्ट टाइम एक ही क्वेश्चन होमवर्क होता है। अभी होमवर्क लायक तुम लोग कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाओगे तब।